हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के 7500 क्वेश्चन वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 5000 क्वेश्चन वाले सीरीज को देख रहे थे, जो कि कंप्लीट हो गया और हमारे इस चैनल पे अवेलेबल भी है। अगर आप लोगों ने देख लिया है फिर इस सेट के साथ कंटिन्यू रहिएगा, और अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है 29 मार्च 1849 ईस्वी को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने किया था दोस्तों? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था और यह कथन सही है। दूसरा है, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया, तो ये भी सही है। तीसरा है, दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दिलीप सिंह को 5 लाख वार्षिक पेंशन के साथ उन्हें रानी जिंदा के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो कितना पेंशन दिया जा रहा था? 5 लाख, ना कि 2.5 लाख। इसलिए ये कथन गलत हो गया। इसमें से गलत कथन ही चुनने को कह रहा था, तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1889 के मद्रास अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया और पहली बार भाषण भी दिया था। इस अधिवेशन में यानी 1889 के मद्रास अधिवेशन में पहली भाषण देने वाली महिला कादम्बिनी जी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमित क्रम को इंगित करता है? तो सबसे पहले इसमें कौन सा हुआ था दोस्तों? मॉर्लो मिंटो सुधार। यह 1909 ईस्वी में हुआ था। कब? 1909 में मॉर्लो मिंटो सुधार हुआ था। उसके बाद जालियांवाला बाग त्रासदी जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और फिर जाके अगस्त प्रस्ताव आया था, और यह आया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा मॉर्लो मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी शुरुआत सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो दोस्तों, लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, क्यों किया गया था? तो यह युवाओं को देश की आज़ादी के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों, बूढ़ी गांधी यह मातंगिनी हजारा को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मातंगिनी हजारा। दोस्तों, मातंगिनी हजारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने तब तक इस आंदोलन में अपना समर्थन देती रही थी, तब तक इस आंदोलन को लड़ते रही थी जब तक उन्हें गोली नहीं लग गई और उनकी मृत्यु नहीं हो गई। इसी वजह से इन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मातंगिनी हजारा। अगला प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो इसे 1884 ईस्वी में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा का उद्देश्य था
निचली जाति और अछूत के अधिकारों और कल्याण के की वकालत करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो चलिए देखते हैं सैयद वंश का सुल्तान कब कैसे आए थे। पहला है खिज्र खां। खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक रहा था। उसके बाद 1421 से लेकर 1434 तक मुबारक शाह का रहा था। कब से? 1421 से लेकर 34 तक मुबारक शाह का शासनकाल रहा था। उसके बाद 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा था। और फिर 1445 से लेकर 1451 तक अलाउद्दीन आलम शाह का कालानुक्रम रहा था, मतलब शासनकाल रहा था। तो इसका जो कालानुक्रम है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1, 2 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3, 2 और 4। अगला प्रश्न है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उनके बारे में सही कथन चुनिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। पहला है, रानी रुद्रमा बरांगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, रानी रुद्रमा बरांगल की काकतीय वंश की चौथी शासक रही थी। उसके बाद है, उसने दक्षिण के तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। रानी रुद्रमा देवी पूर्वी के जो गंग शासक थे उनको पीछे हटाने में सफल तो हो गई थी, लेकिन उन्हें पराजित नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का मतलब था एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना था। दोस्तों यह सराय जो था यह शहर के चारों ओर बनी हुई होती थी, जो आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जरिया हुआ करती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, इल्तुतमिश ने सिजदा और पैबोस यानी कि सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की गई। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सिजदा और पैबोस प्रथा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, ना कि इल्तुतमिश के द्वारा। सिजदा क्या कहता था? तो सिजदा था दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना राजा को, और पैबोस था अपने राजा का पैर चूमना, जो कि बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, बलबन ने चांदी का टांका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ना कि बलबन ने। तो ये उलटफेर करके दे दिया है, इसलिए इसका जो दोनों ऑप्शन है दोनों गलत है। दोस्तों इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्का चलाए थे और वो पहले शासक थे जिन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 सही है और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो चलिए देखते हैं कौन सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले आता है भुक्ति, भुक्ति के बाद विषय, विषय के बाद विधि, उसके बाद ग्राम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों बेसर शैली का उदाहरण होयसलेश्वर मंदिर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक के हेलीबीड में स्थित है, जिसका निर्माण होयसला राजा के द्वारा 1150 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों यह गहरे रंग के पत्थर पर बनाया गया एक मंदिर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा
क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध संस्कृत विज्ञान कवि और नाटककार थे, जो कि अपने साहित्य योगदान के लिए जाने जाते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाटककार थे। नाटककार के रूप में ये प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला है, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पंचायत समिति तथा जिला परिषद, इनका चुनाव पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। तो ये गलत हो गया। दूसरा है, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वोट डालने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है, और चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 21 वर्ष की होती है। ठीक है, तो ये भी गलत कथन हो गया। तीसरा है, पंचायती राज्य संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो ये बिल्कुल सही है। पंचायती राज्य संस्थानों का चुनाव राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा था। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। दोस्तों 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा 3 भागों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। राज्य सूची पर में कानून दोस्तों राज्य के द्वारा बनाया जाता है, समवर्ती सूची में संघ एवं राज्य दोनों कानून बनाता है, लेकिन अगर दोनों में विवाद हो जाता है तो संघ के द्वारा बनाए गए कानून को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। उसके बाद संघ सूची में कानून संघ के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हम लोग अगर 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का चर्चा किया गया है। वहीं 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान के 22 भाषाओं का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं पे 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य के प्रशासन देखने को मिलते हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो क्या जारी किया जाता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत रीट जारी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समादेश। समादेश यानी किसी न्यायालय के द्वारा आदेश जारी करना, इसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य की चर्चा दोस्तों हमारे संविधान के भाग 4 के आर्टिकल नंबर 51 के ए में वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय मानव ब्यूरो, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुसंधान संस्थान दिया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शहर दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है शुष्क वन अनुसंधान संस्था, जो कि जोधपुर में जिसका हेडक्वार्टर है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है हिमालयन वन अनुसंधान संस्था, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है, तो ये गलत हो गया। चौथा है वर्षा वन अनुसंधान संस्था, जो कि जोरहाट में है, तो बिल्कुल सही है। चौथा है
उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ये कहाँ पे है? तो ये शिमला में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, जो कि कब हुआ था? तो यह 1774 ईस्वी में पहली बार रानीगंज में कोयले का उत्पादन किया गया था। दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, ये कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था नवंबर 1975 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद है कोयला खदानों पर राष्ट्रीयकरण, जो कि 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण था 1 मई 1972 ईस्वी को। दूसरा जो चरण था वो था 1 मई 1973 को। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 ईस्वी को। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सही क्रम जो है वो हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। 1, 4, 3 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक तथा जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता इन सभी का भंडारण देखने को मिलता है। राजस्थान में जिप्सम का सबसे ज़्यादा भंडारण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। दोस्तों भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या परिषद 31.2% है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों 1959 ईस्वी में नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा पेश किए थे। और भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो दोस्तों भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी के जनक प्रोफेसर CNR राव हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी के जनक पूछे तो रिचर्ड फेनमैन याद करके रखिएगा, और भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी के जनक प्रोफेसर CNR राव। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट यह न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर और रेखीय गति संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखीय गति का संरक्षण। अगला प्रश्न है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र में कूड़े के निगरानी के लिए, समुद्र की तलहटी की खोज करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सोनार आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोनार के द्वारा इसका पता लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, सोलर सेल निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? तो दोस्तों सोलर सेल सिलिकॉन और अन्य अर्धचालक पदार्थों के बने हुए होते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धचालक। दोस्तों सोलर सेल क्या करता है? तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धचालक का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका pH मान 4.5 से कम होता है, कहलाती है, तो यह अम्ल वर्षा कहलाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम, प्लेडियम और रेडोडियम इन सब का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर रेहोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों फॉस्फोरस, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉस्फोरस। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं?
तो दोस्तों सभी एमिनो अम्ल अंडा में पाया जाता है, जिसे पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। इसमें टोटल 9 एमिनो अम्ल होते हैं, जिसे पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला है पेडोलॉजी। दोस्तों पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, और इसमें क्या दिया हुआ है? पौधे के जीवाश्म का अध्ययन। तो ये गलत हो जाएगा। जीवाश्म का अध्ययन C14 के द्वारा किया जाता है, और पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है एंथोलॉजी, जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तीसरा है एंटोमोलॉजी, जिसमें जंतु विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा है ट्रेफोलॉजी, जिसमें पोषण का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी सही सुमेलित है। इसमें गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, और इसमें गलत ही चुनने को कहा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों आयोडीन की प्राप्ति लेमिनेरिया से होता है। लेमिनेरिया का उपयोग दवा आयोडीन टिंचर की तैयारी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेमिनेरिया शैवाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो दोस्तों वो कौन सा धातु अम्ल है? तो मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम जैसी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम Mg। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। इन्हें 1968 ईस्वी में फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो दोस्तों कीट पकड़ने वाला पौधा नेपेंथेस है। नेपेंथेस जिसे घटपर्णी भी कहते हैं, जिसे दोस्तों पिंचर प्लांट भी कहा जाता है। इस पौधे के तल में कुछ रस जैसा होता है, जो कि कीट को पचाने में मदद करता है, और उस कीट को पचाकर उससे वो पोषण तत्व लेता है। वो पौधा क्या करता है? पोषण तत्व लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपेंथेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो दोस्तों सीलियक रोग या विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के की कमी से होता है। दोस्तों इससे पीड़ित व्यक्ति में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याएं होती हैं। खून की कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन B12 की कमी से सीलियक रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, जो आमतौर पर रंगीन होता है और इसमें 80% तक पानी होता है। अगला प्रश्न है, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो दोस्तों पादपों के विभिन्न प्रजातियों को दीर्घकालीन लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है वो होता है इन विट्रो जीन बैंक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो दोस्तों पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2002 में जारी किया गया था। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, और यह 2 वर्षीय सूचकांक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2002। अगला प्रश्न है, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो यह दोस्तों हैरिस-टोमर मॉडल व्याख्या करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैरिस-टोमर मॉडल। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हैरिस-टोमर मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय योजना आधारित था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ चित्रकारी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है मधुबनी। मधुबनी कहाँ का किस राज्य का चित्रकारी है? तो यह बिहार का है। काफ़ी फेमस चित्रकला है ये। उसके बाद है
लोपाक्षी, लोपाक्षी कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों लोपाक्षी आंध्र प्रदेश का चित्रकला है। उसके बाद है पट्टचित्र, पट्टचित्र जो है दोस्तों यह ओडिशा का चित्रकला है और वारली महाराष्ट्र का चित्रकला है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो दोस्तों फिलिप्स वक्र यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसे न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री अल्बम विलियन ने 1958 ईस्वी में विकसित किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध स्थापित करता है फिलिप्स वक्र। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और दूसरी तरफ राज्य में अवस्थित, यानी किस राज्य में स्थित है ये पूछ रहा है। पहला है कहलगांव, कहलगांव कहाँ पे स्थित है? दोस्तों कहलगांव बिजली संयंत्र या बिहार में स्थित है। उसके बाद है खरगोन, खरगोन कहाँ पे है? तो दोस्तों खरगोन मध्य प्रदेश का बिजली संयंत्र है। कोरबा, दोस्तों कोरबा छत्तीसगढ़ का है। और कुंडगी जो है यह कर्नाटक का बिजली संयंत्र है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि एडम स्मिथ की पुस्तक है, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये J.M. किन्स की पुस्तक है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तीसरा है एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो यह गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है, ये भी सही सुमेलित है। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये पुस्तक डेविड रिकॉर्डर के हैं, ना कि कार्ल मार्क्स के, तो ये गलत हो जाएगा। इनका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये किसका पुस्तक है? तो डेविड रिकॉर्डो का ये पुस्तक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया? तो दोस्तों अफस्पा पहली बार पूर्वोत्तर राज्य में लगाया गया। दोस्तों यह कानून 11 सितंबर 1958 ईस्वी को पारित किया गया था और सातों पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार लगा था यह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में अफस्पा लगाने का कारण क्या था? तो यहाँ पे लागू होने का कई कारण था। पहला कि पूर्वोत्तर राज्य में जातीय समूहों के आंदोलन और भारत से अलग होने की मांग काफ़ी उठने लग गई थी। उसके बाद क्या था? तो उग्रवादों की जो संख्या थी वो काफ़ी बढ़ रही थी। उसके बाद जो देशद्रोह था उसका वो बहुत होने लग गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अफस्पा को वहाँ पे लगाया गया था, लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। अगला प्रश्न है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 ईस्वी को घोषित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1963। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन कौन शामिल है हम लोग पहले ये जान लेते हैं। तो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत सहकारी बैंक, कॉल मनी, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक बिल, रेपो, रिवर्स रेपो रेट, बाजार रेपो रेट, उसके बाद है ट्रेजरी बिल, ये सारा चीज़ भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो वो हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यह भारतीय मुद्रा बैंक के अंतर्गत नहीं आता है। और इसमें कौन शामिल नहीं है यही पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए। क्वेश्चन है, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पोचमपल्ली
यह तेलंगाना का एक जगह है पोचमपल्ली, जहाँ पे हाथ से बुनी गई साड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे ये गांव जो है रेशम और कपास के बने हुए इक्ता उत्पादों के लिए काफ़ी मशहूर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुनाई के लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।